तारीख 12 फरवरी 2025। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात कर चुका हूं। आखिरी बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन को इससे 3 बरस पहले फोन मिलाया था, तब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे। पुतिन से उनका जो आखिरी फोन कॉल था काफी तल्ख था, जिसमें उन्होंने पुतिन को धमकाने की कोशिश की, मगर वो नहीं माने। उन्होंने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला कर ही दिया। उसके बाद दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच बोलचाल बंद थी। ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद रिश्तों पर जमी बर्फ को तोड़ा है। उन्होंने यूक्रेन वॉर और दूसरे मुद्दों को लेकर पुतिन से बात की है, उनकी शर्तें सुनी और काफी हद तक उनसे सहमत भी दिखे। पुतिन ट्रंप फोन कॉल के बारे में हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हमारा फोकस फोन कॉल के बाद की सिचुएशन पर है। दरअसल पुतिन ट्रंप कॉल के बाद यूरोप के कई देशों में हड़कंप है। ट्रंप ने यूक्रेन वॉर खत्म करने के बदले रूस को रियायत देने की वकालत की है। उन्होंने यूक्रेन और उसके यूरोपियन सहयोगियों को बताए बिना रूस के साथ समझौता भी शुरू कर दिया है। इसी हफ्ते अमेरिका और रूस के सीनियर अधिकारियों की टीम सऊदी अरब में मिलेगी। इस मीटिंग का फोकस यूक्रेन वॉर और यूरोप की सुरक्षा पर रहेगा, लेकिन इसके लिए ना तो यूक्रेन को बुलाया गया, ना यूरोप के देशों को। जिनकी बात है उनको पत्रिका नहीं मिली है। इसकी वजह से यूरोप में बहस शुरू है कि अमेरिका की मदद के बिना अपनी सुरक्षा कैसे की जाए। क्या नेटो को छोड़कर अपनी साझा सेना बनाने की जरूरत है? रूस से अपनी सिक्योरिटी की गारंटी कैसे हासिल की जाए? और यूक्रेन को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? यूक्रेन ने तो साफ कर दिया कि उसके बिना जो डील होगी उसको वो नहीं मानेगा। यूरोप के कई देशों में इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। 17 फरवरी को पेरिस में इमरजेंसी यूक्रेन समिट होगा। इसमें शामिल होने वाले देश अमेरिका के बिना अपनी सिक्योरिटी का रास्ता तलाशेंगे। यूरोप के पास आगे क्या रास्ता है? अमेरिका के बिना यूक्रेन की सुरक्षा कैसे होगी? और अमेरिका अपने पार्टनर्स को बचाने से बच क्यों रहा है? आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। खबरगांव है, नमस्कार स्वीकार कीजिए निखिल का। आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। आज अमेरिका वर्सेस यूरोप की कहानी। जब 12 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बातचीत का ब्यौरा दिया, उसमें 4 बड़ी चीजें निकली। पहली, रूस को यूक्रेन से कब्जाए इलाकों को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत जब हम कहते हैं, कंपल्शन नहीं होगा। दूसरी, हाल फिलहाल में यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप नहीं मिल पाएगी। तीसरी, पुतिन और ट्रंप जल्दी ही एक दूसरे से मिल सकते हैं। पहली मुलाकात सऊदी अरब में संभव है। और चौथी, यूक्रेन पीस टॉक यूरोप और यूक्रेन के बिना भी शुरू हो सकती हैं। ये चारों पॉइंट सीधे सीधे यूक्रेन के खिलाफ थे। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया और उसे रूस के आगे झुकना पड़ सकता है, क्योंकि हालिया जंग में सबसे ज्यादा मदद अमेरिका से ही मिल रही थी और उसके बिना रूस के सामने टिके रहना बहुत मुश्किल है। हो ही रहा था कि लड़ हो सकता है कि यूक्रेन की सेना और वहां के रेबल्स रहे हों, लेकिन जो टारगेटिंग इंफॉर्मेशन आ रही थी वो यूएस से ही आ रही थी। तो अगर अमेरिकन सपोर्ट खत्म होता है तो चाहे हथियार और सैनिक वहां बचे रह जाएं, लेकिन उनके पास वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि कहां हिट करना है। तो जब ट्रंप वाली बात आई तो यूरोप में खतरे का अलार्म बजा। यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का देश है, लेकिन उसका इतिहास अलग है। यूक्रेन एक समय सोवियत संघ का हिस्सा होता था। सोवियत संघ के विघटन के बाद वो एक अलग मुल्क हुआ। अब यूक्रेन के जो देश सोवियत यूनियन का हिस्सा नहीं थे, उनमें से अधिकतर ने कोल्ड वॉर के दौर में नेटो की मेंबरशिप लेते रहे। वो कोल्ड वॉर के बाद उन्होंने ईयू बनाया। नेटो से कलेक्टिव सिक्योरिटी मिल गई, जबकि ईयू से इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ का भरोसा। नेटो में अमेरिका, कनाडा के अलावा यूरोप के 30 देश हैं, जबकि ईयू में यूरोप के 27 देश। यूक्रेन दोनों ही गुटों का हिस्सा आज नहीं है, क्योंकि एक समय तो वो सोवियत संघ का ही हिस्सा था। अलग होने के बाद भी वो इसमें शामिल होने को लेकर आश्वस्त हो नहीं पाया। करप्शन, खराब इकोनॉमी और प्रो रशिया पॉलिसी के चलते नेटो और ईयू से उसकी दूरी बनी रही। फिर 2013 में यूरो मैदान प्रोटेस्ट हुए, जिसमें यूक्रेन के तब के प्रो रशियन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। उसके तुरंत बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया। फिर 2019 में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। उन्होंने ईयू और नेटो के करीब जाने की कोशिश की, रूस ने विरोध किया। फरवरी 2022 में उसने यूक्रेन में आक्रमण कर दिया, फौज उतार दी और ये जंग अभी तक चल रही है। रूस का तर्क है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो वेस्ट के हथियार उनकी सीमा तक आ जाएंगे, इससे उनकी सुरक्षा को खतरा है। अब ये बात अलग है कि रूस के वेस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद कई देश नेटो और ईयू का हिस्सा हैं। उनमें से कई तो सोवियत संघ से ही अलग हुए थे
उसमें तो रूस ने ज़्यादा आपत्ति की नहीं, लेकिन यूक्रेन को लेकर पुतिन समझौता करने को तैयार नहीं है, जिसका नतीजा यूक्रेन में वॉर के तौर पर हम देख रहे हैं। अब दूसरा पहलू देखिए आप कॉइन का। यूक्रेन का ईस्टर्न बॉर्डर तो रूस से लगता है, नॉर्थ में बेलारूस है जहां रूस की ही चलती है कठपुतली सरकार। बाकी दिशाओं में आपको ईयू और नेटो के मेंबर मिल जाएंगे। वेस्ट में पोलैंड है, स्लोवाकिया और हंगरी, तीनों ईयू के मेंबर हैं, नेटो के मेंबर हैं। वैसे हंगरी में विक्टर ओरबान की सरकार है। ओरबान और पुतिन एक दूसरे के करीबी हैं, लेकिन हंगरी के हित रूस की तुलना में यूरोप से ज़्यादा जुड़े हैं। यूक्रेन के साउथ में रोमानिया और मोल्दोवा हैं। रोमानिया नेटो और ईयू दोनों का मेंबर है। मोल्दोवा को इनमें से किसी गुट की मेंबरशिप नहीं मिली, मगर वो भी रूस से परेशान ही चलता है। रूस ने वहां भी हमले की धमकी दी है, उस पर मोल्दोवा के इलेक्शन में दखल देने के इल्ज़ाम लगते रहते हैं। यानी यूक्रेन की एक तरफ रूस और बेलारूस हैं, जबकि दूसरी तरफ ईयू और नेटो के मेंबर रूस से सताए देश हैं। यूक्रेन अभी तक इन दो दुनियाओं के बीच एक बफर की तरह काम करता है, जैसे चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल है। जिस दिन रूस ने उस पर कब्जा किया, वहां अपना वर्चस्व स्थापित किया, उसी दिन रूस की पहुंच ईयू और नेटो के कुछ प्रभावशाली देशों तक हो जाएगी। इससे उनकी सुरक्षा पर खतरा आ सकता है। जानकारों का कहना है कि यूरोप को यूक्रेन से ज़्यादा अपनी सुरक्षा की चिंता है। उन्हें अपनी सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए, दोनों, मटेरियल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हर तरह की। इसलिए वो अमेरिका रूस पीस टॉक से परेशान चल रहे हैं कि अगर ऐसा सौदा होता है जिसमें हमसे नहीं पूछते तो हमारी सुनी कहाँ जाएगी। यूरोप के देश और किन वजहों से सदमे में हैं? नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि यूक्रेन वॉर उनका सिरदर्द नहीं है और वो और पैसा खर्च करने को तैयार नहीं। अभी तक की जंग में सबसे ज़्यादा मदद अमेरिका ने ही दी है। अगर ट्रंप पैसा बंद करते हैं तो फिर उसकी भरपाई कौन करेगा, ये साफ नहीं है ट्रंप को। लेकिन इजराइल को जो मदद वो कर रहे हैं वो महंगी लगती है क्या, पूछिएगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम। अमेरिका ने कहा कि यूरोप को अपनी सिक्योरिटी का भार खुद उठाना चाहिए। उन्हें अपनी जीडीपी का कम से कम 5% डिफेंस पर खर्च करना चाहिए, ताकि हमारे उनके खर्च का अनुपात ठीक हो जाए। अमेरिका अपनी जीडीपी का लगभग 3.5% डिफेंस पर लगाता है, लेकिन उसकी जीडीपी 27 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, इसलिए उसका डिफेंस बजट 1 ट्रिलियन डॉलर तक चला जाता है। बहुत 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 बड़ा नंबर है। हिंदुस्तान के जो टोटल साइज ऑफ इकोनॉमी है उसके लगभग 1/3 के करीब है। अमेरिका जिन देशों को बजट बढ़ाने के लिए कह रहा है, उनमें से ज़्यादातर की टोटल जीडीपी भी 1 ट्रिलियन डॉलर नहीं है। इसलिए वो ट्रंप की मांग से ज़्यादा सहमत है नहीं कि ये पैसा हमारे पास है नहीं जो आप चाहते हो हम खर्च करें। तीसरा बिंदु, सऊदी अरब में शुरू हो रहे पीस टॉक्स में यूक्रेन और यूरोप को जगह दी नहीं गई है, जबकि यूक्रेन सबसे बड़ा भुक्तभोगी है और यूरोप को आगे खतरे की आशंका है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि असली नेगोशिएशन में दोनों को शामिल किया जाएगा, लेकिन यूक्रेन और यूरोप उनके दावे को लेकर निश्चिंत नहीं हो सकते। अब क्या हो रहा है इस मामले में? सऊदी अरब की राजधानी रियाद में यूएस रशिया पीस टॉक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका की टीम रियाद पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, एनएसए मार्क वॉल्स हैं, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी हैं यहाँ पे। पुतिन ने किसे भेजा है? उनके सलाहकार यूरी उसाकोव और विदेश मंत्री सर्गे लावरोव को। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का विमान सऊदी अरब के पड़ोसी देश यूएई में लैंड हुआ है। यूएई रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। खबर है कि जेलेंस्की सऊदी अरब भी जा सकते हैं, लेकिन अमेरिकी या रूसी अधिकारियों से मीटिंग का उनका अभी कोई प्लान तय नहीं है। होगा भी पब्लिक में तो नहीं है। उधर फ्रांस की राजधानी पेरिस में इमरजेंसी यूक्रेन समिट चल रहा है। इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन के अलावा पोलैंड और डेनमार्क पहुंचे हैं। इसके अलावा नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटा और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा यह हिस्सा ले रहे हैं। समिट से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा कि हम जंग खत्म होने के बाद यूक्रेन में पीस कीपिंग मिशन भेजने को तैयार हैं। स्वीडन और जर्मनी ने इसका समर्थन किया है। समिट में इस पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि इस समय यूरोप की पहली प्राथमिकता नेगोशिएशन में जगह हासिल करने की है, ताकि वो अपने हितों को सुरक्षित रख सकें, हित को सुरक्षित रख सकें और पहले अपना मत रख सकें। इसके अलावा समिट में यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप और डिफेंस बजट बढ़ाने पर तो बात हो ही सकती है। साथ ही साथ उस क्वेश्चनर पर भी बात होगी जो अमेरिका ने यूरोप के देशों को भेजा। दरअसल अमेरिका ने यूरोप के देशों से पूछा है कि उन्हें यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी के बदले क्या चाहिए और वो क्या कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 6 सवाल दिए गए। इन सबको जवाब भरकर अमेरिका को लौटाना है। जानकारों का कहना है कि समिट में कलेक्टिव रिस्पॉन्स देने पर विचार हो सकता है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, राजदूत का
तब तक यूक्रेन समिट शुरू नहीं हुआ था। इससे जुड़े अपडेट्स आपको खबरगांव पर ही मिल जाएंगे, बने रहना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने नेगोशिएशन में यूरोप की भूमिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें यूरोप के लिए कोई जगह नहीं है। अब सवाल उठता है कि यूरोप के पास आगे रास्ता क्या है? क्या वो यूक्रेन और अपनी सिक्योरिटी का भार उठाने की स्थिति में है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप को खड़ा करने और उसकी सुरक्षा में अमेरिका ने सबसे अहम रोल निभाया। वो दौर कोल्ड वॉर का दौर था। तब अमेरिका पूरी दुनिया में सोवियत संघ को रोकने की कोशिश कर रहा था। आपको साउथ कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे उदाहरण मिल जाएंगे। उनकी तुलना में यूरोप ज्यादा करीब था, कल्चरली भी, साथ में विश्व युद्ध लड़ा था और उनके बिजनेस और मिलिट्री इंटरेस्ट आपस में गुत्थम गुत्था थे। गणित सिंपल था, यूएस को अपना दबदबा बनाकर रखना था, जबकि यूरोप के देशों को यूएस सपोर्ट की दरकार थी। ये इक्वेशन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी चला, कम से कम ट्रम्प के आने तक तो ठीक ठाक चला। जैसे ही ट्रम्प सत्ता में आया, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये फिजूल खर्ची है, हम दूसरों के लिए अपना पैसा खर्च क्यों करें, अगर उन्हें हमारा साथ चाहिए तो वो पैसा लगाएं। ट्रम्प 2.0 में यह धारणा जोर भी पकड़ने लगी है, इसलिए यूरोप की चिंता बढ़ी हुई है। यूरोप के देश क्या कर सकते हैं? मुख्य तौर पर 4 विकल्प है। पहला, उनकी शर्तों के मुताबिक युद्ध विराम हो जाए, जिसमें रूस 2014 के बाद जो कब्जा किया उसने क्रीमिया को छोड़ के उन इलाकों से पीछे हटे। लेकिन ना तो रूस इसके लिए तैयार है और ना ही ट्रंप इस पर बहुत जोर देंगे। दूसरा विकल्प है यूरोप को रूस से सिक्योरिटी की गारंटी मिल जाए। यूरोप के देश ये इंश्योर करना चाहते हैं कि यूक्रेन के बाद रूस की जो नाल है किसी और देश की तरफ ना मुड़ जाए। चैन से वो रहने दे यूरोप को, और इसी वजह से वो नेगोशिएशन में अपनी जगह चाहते हैं। लेकिन जैसे हाल है, उन्हें फिलहाल तो दूर से ही सब देखना पड़ेगा। तीसरा विकल्प है कि यूरोप अपनी कलेक्टिव फोर्स बनाए जो अमेरिका के बिना भी रूस से निपटने की स्थिति में हो। इसकी मांग लंबे समय से हो भी रही, लेकिन उसके लिए सभी देशों को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। ब्रिटेन जैसे देश डिफेंस पर अपनी जीडीपी का 3% तक खर्च नहीं कर रहे हैं। इतनी जल्दी उनके लिए अल्टरनेटिव फोर्स तैयार करना मुश्किल होगा, क्योंकि अपने यहाँ जो वोटर्स हैं उनको भी समझाना पड़ेगा कि इतना पैसा हम क्यों खर्च करें। चौथा विकल्प है पोस्ट वॉर यूक्रेन में अपनी पीस कीपिंग फोर्स तैनात करना, कुछ वैसा जो ट्रंप मांग भी रहे हैं। ब्रिटेन ने प्रस्ताव दिया है। जानकारों की बात अगर माने तो इसके लिए कम से कम 1 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी और सीजफायर लाइन के एक तरफ रहेंगे। उनके जरिए 3 मैसेज दे सकते हैं। कौन कौन से 3 मैसेज? पहला कि यूक्रेन अकेला नहीं है, दूसरा कि यूरोप अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, और तीसरा कि अगर रूस ने सीजफायर लाइन को पार करने की कोशिश की तो उसे पूरे यूरोप से डील करना पड़ेगा। मगर इसमें भी एक पेच है, यूरोप के कितने देश यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स भेजने के पक्ष में हैं जानना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात यह कि क्या रूस इसके बाद सीजफायर के लिए तैयार होगा? अगले कुछ दिनों में इन रहस्यों पर से पर्दा उठ सकता है। इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड्स में आपसे फिर मुलाकात होगी। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का एपिसोड अभिषेक ने लिखा, अभिषेक ने रिकॉर्ड किया और मदद की है उनकी इरशाद ने। आप देखते रहिए खबरगांव।